नमस्कार। 10th क्लास हमारा चैप्टर चल रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था के अक्षेत्र। उसमें जो ये अभ्यास के क्वेश्चन थे ये उस दिन लेसन पूरा होने के बाद में मैंने आपको करवा दिए थे। उसके बाद आज क्वेश्चन नंबर हम करेंगे इसमें 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये क्या बता रहा है भी, एक छात्र ने सूरत शहर में काम करने वाले लोगों का आंकड़ा इकट्ठा किया कि कितने प्रतिशत लोग किस क्षेत्र में है। सबसे पहले ये बता रहा है सरकार द्वारा पंजीकृत कार्यालय या कारखानों में, यानी कि वो संगठित हो गया, तो उसमें श्रमिक हो गए 15%। औपचारिक अधिकार पत्र सहित बाज़ारों में अपनी दुकान, कार्यालय या क्लिनिक, तो ये तो असंगठित हो गया, सरकारी नहीं है। यहाँ असंगठित आएगा। असंगठित में 15%। सड़कों पर काम करते लोग या मज़दूर, ये भी असंगठित हो गया, 20% हो गए। उसके बाद तीसरा है छोटी छोटी कार्यशालाएँ जो प्राय सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं है, ये भी असंगठित है। अब ये कहता है इस तालिका को पूरा करें। इस तरह इस शहर में असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का प्रतिशत कितना है। तो सबसे पहले तो जो चौथा पार्ट है इसमें कितने आएंगे देख, टोटल 15, 15, 30, 20, 50। तो इस लास्ट वाले में कितने आ गए हमारे 50, टोटल 100 होते हैं। ये भी असंगठित, ये भी असंगठित, ये भी असंगठित, तो तीनों का जोड़ कितना हो गया हमारा 85, यानी कि 85% लोग असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जैसा कि इसने अब हाँ, एक मिनट ध्यान से देखना, थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ होगी। यहाँ इसने एक पॉइंट ये देखो, ये अपनी दुकान वाला, ठीक है, अपनी दुकान वाला तो संगठित जैसा ही होगा ना, अपने नियम है उसमें, तो वो तो मर्जी का काम करेगा, उतना करेगा। तो ये तो संगठित में अपनी खुद की रहेगी ना, ये तो संगठित में आएगा। तो फिर ठीक है, उसमें 70% हो गए दोनों, ये असंगठित में आ गए तो दोनों में 70% हो गए, ठीक है। इसके बाद क्या आप जानते हैं कि आर्थिक गतिविधियों को प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र में विभाजन की उपयोगिता है। कि हमने जो हमारे अलग अलग काम हैं, कृषि को हमने प्राथमिक क्षेत्र में डाला, उद्योगों को द्वितीयक में डाला, परिवहन के साधन, बैंक, इनको हमने तृतीयक में डाला। तो इससे क्या फ़ायदा है। तो कहता है कि प्रतिदिन हम देखते हैं कि कुछ लोग, किसान हल चलाता है, धोबी कपड़े धोता है, अध्यापक स्कूल में पढ़ाता है, डॉक्टर रोगियों का उपचार करता है, कुछ लोग बैंक में जाते हैं, कुछ फैक्ट्रियों में जाते हैं। सब क्यों जाते हैं? आय कमाने के लिए। सबका उद्देश्य क्या है? आय कमाना। यानी कि वो सारे कार्य जिससे आय प्राप्त होती है उनको हम कौन सी क्रिया कहते हैं? आर्थिक क्रिया। जिन क्रियाओं से हमें आय प्राप्त होती है वो आर्थिक क्रिया कहलाती है। इस प्रकार हमने इन आर्थिक क्रियाओं को 3 भागों में डिवाइड किया है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। इसका महत्व क्या है? इसका महत्व ये कहता है, एक तो इससे अर्थव्यवस्था की प्रकृति का महत्व स्पष्ट हो जाता है कि अर्थव्यवस्था कैसी है। अर्थव्यवस्था की प्रकृति का महत्व कैसे स्पष्ट होगा? जैसे कि हमारे देश में 60% लोग प्राथमिक क्रिया में हैं, कृषि करते हैं। 40% लोग दूसरी और तीसरी के अंदर हैं। जहाँ पर ज़्यादातर लोग प्राथमिक क्रिया में लगे हुए हैं वो देश ज़्यादातर विकासशील ही मिलेगा। जिस देश में ज़्यादातर लोग दूसरे और तीसरे क्षेत्र में है ना, वो देश विकसित। यानी कि इस प्रकार ये कार्य डिवाइड करने से हमें पता चल जाता है कि ये देश विकसित है या विकासशील है। दूसरा, इस प्रकार अलग अलग विभाजन करने से देश की आर्थिक स्थिति का पता चलेगा, जो मैंने अभी बताया। उदाहरण के लिए भारत विकासशील देश है। क्यों है? क्योंकि भारत में ज़्यादातर लोग प्राथमिक क्रिया से जुड़े हुए हैं। अमेरिका विकसित देश है। क्यों? वहाँ के ज़्यादातर लोग दूसरी और तीसरे क्षेत्र में लगे हुए हैं। यानी कि देश की आर्थिक स्थिति विकसित है देश या विकासशील, ये पता चलता है। इसके बाद तीसरा, इस प्रकार कार्यों के विभाजन से सरकार गैर कृषि क्षेत्र में
अब इसे अलग अलग विभाजन करने से सरकार को भी ये पता चल चुका है कि दूसरे और तीसरे क्षेत्र में ज़्यादा रोजगार देने से देश विकास की दर ज़्यादा होगी। तो सरकार भी कोशिश करेगी कि गैर कृषि क्षेत्र यानी कि दूसरे और तीसरे क्षेत्र में ज़्यादा लोगों को रोजगार दिया जाए ताकि देश तरक्की करे, क्योंकि सरकार को भी अनुमान लग जाता है कि दूसरा और तीसरा क्षेत्र में विकास के चांस ज़्यादा हैं। तो इसलिए सरकार भी फिर कोशिश करती है कि दूसरे और तीसरे क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाए जाए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर करेंगे हम 8। अलग अलग डॉक्टर, अध्यापक, अभियंता, इलेक्ट्रीशियन, दुकानदार, धोबी, किसान, विनिर्माण में लगा श्रमिक, ये कई कैटेगरीज ने इसके अंदर दिखाई है। इनको अलग अलग भागों में डिवाइड करना है। सबसे पहले प्राथमिक क्षेत्र में इनमें से कौन सा आएगा? इसमें सब्जी उत्पादन करने वाला, जमींदार, ये दोनों प्राथमिक में आएंगे। दूसरे में उद्योग में लगा हुआ मजदूर, फैक्ट्री का मालिक, ये दोनों, ये फैक्ट्री का मालिक है। और ये विनिर्माण में लगा श्रमिक, उद्योग में लगा हुआ श्रमिक, ये दोनों द्वितीयक में हैं। तीसरा होता है सेवा वाला, तो सेवा में अध्यापक सेवा वाले में आएगा, डॉक्टर सेवा कर रहा है, अभियंता वकील है, इलेक्ट्रीशियन है, दुकानदार है, धोबी है, दूध बेचने वाला है, बीमा कंपनी है, सरकारी कर्मचारी है, नौकर है, ये सारे सेवा करते हैं, तो ये तीसरे में आएंगे। अब संगठित में कौन आएगा? डॉक्टर सरकारी है या खुद का है तो भी संगठित में आएगा, दोनों ही। अभियंता वकील, वकील प्राइवेट खुद वकील अपने लिए वकालत करा तो भी संगठित में है, और सरकारी है तो भी संगठित में है। असंगठित में दुकानदार है, धोबी, दर्जी, दूध बेचने वाला, घरेलू नौकर, इलेक्ट्रीशियन, ये सारे असंगठित में प्राइवेट क्षेत्र में काम कर रहे हैं। सरकारी क्षेत्र में अध्यापक, डॉक्टर, सरकारी कर्मचारी। निजी क्षेत्र में डॉक्टर हो सकता है निजी में भी हो, डॉक्टर सरकारी में भी हो सकता है, सरकारी डॉक्टर सरकारी में, निजी डॉक्टर तो निजी में आ जाएगा। वकील सरकारी है तो सरकारी में, निजी है तो निजी में। अध्यापक दोनों हो सकता है, सरकारी और निजी में। तो ये हमने इनको अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया। उसके बाद तीसरा क्षेत्र है हमारा, जिसको हम सेवा वाला क्षेत्र कहते हैं, वो उन दोनों से अलग क्यों है? तो तीसरा क्षेत्र उन दोनों से अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि तीसरा उत्पादन नहीं करता। तीसरा तो पहले और दूसरे की उत्पादन करने में मदद करता है। तीसरा खुद उत्पादन वस्तुओं का नहीं करता, बल्कि ये तो पहले दूसरे की उत्पादन के अंदर सहयोग या मदद करता है। ये फ़र्क है तीनों में। पहला और दूसरा वस्तुओं का उत्पादन करता है, तीसरा पहले और दूसरे के उत्पादन में मदद करता है। उदाहरण के लिए क्या दिया इसने? उदाहरण के लिए प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र उत्पादित वस्तुओं को खुदरा विक्रेताओं को बेचने के लिए, यानी कि जैसे किसान ने गेहूं का उत्पादन किया, फैक्ट्री में कपड़ा बना, अब ये गेहूं बाज़ार में जाएगा, कपड़ा दुकानों में जाएगा, इसके लिए क्या चाहिएंगे? ट्रक चाहिएंगे, ट्रेन यानी कि परिवहन के साधन चाहिएंगे, इनकी ज़रूरत पड़ेगी। कभी कभी ज़्यादा उत्पादन हो जाता है तो हमें उसको भंडारित भी करना पड़ता है, इसके लिए हमें भंडारण की आवश्यकता पड़ेगी। तो यानी कि परिवहन के साधन, भंडारण, संचार, बैंक, व्यापार, ये तीसरे हैं। ये तीनों क्या कर रहे हैं? पहले दूसरे की मदद कर रहे हैं। इसलिए तीसरे क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। अध्यापक, डॉक्टर, वकील, अकाउंटेंट्स से ये सेवाएं देते हैं। इंटरनेट है, ATM बूथ है, कॉल सेंटर है, ये सब सेवाएं देते हैं। तो ये फ़र्क है, पहला और दूसरा वस्तु का उत्पादन करता है, तीसरा पहले और दूसरे की उत्पादन में मदद करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, परछन बेरोजगारी से आप क्या समझते हो? और शहरों में और ग्रामीण क्षेत्रों में उदाहरण देकर स्पष्ट करना है। तो परछन यानी कि छिपी हुई बेरोजगारी, जो कि मैंने कल भी बताई थी, जिसमें लोग देखने में तो लोग काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो अपनी क्षमता के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं। उदाहरण के लिए शहर क्षेत्र में वास्तव में एक अलग बेरोजगार की स्थिति भी कह सकते हैं। उदाहरण के लिए शहरी क्षेत्रों में सेवा क्षेत्र में हजारों अनियमित श्रमिक हैं
जो दैनिक रोजगार की तलाश में प्लम्बर है, पेंटर है, मरम्मत करने वाले और कार्य हैं, इस यहाँ पर ये क्या कह रहा है भाई, शहरों में ये प्लम्बर, पेंटर, मरम्मत बहुत लोग घूमते हैं। अब ये क्या करते हैं, जैसे एक पेंटर किसी घर के अंदर काम लगा हुआ है और उस मकान में उसको 5 दिन के अंदर उसका काम पूरा हो जाएगा। अब वो पेंटर ये सोचता है कि 5 दिन के बाद में उसके पास आगे काम नहीं है, यानी कि 5 दिन के बाद में वो खाली रहेगा। तो वो पेंटर क्या करेगा, वो अपने काम की चाल धीमी कर लेगा। उसी काम को वो धीरे धीरे करना शुरू कर देगा। भाई 7 दिन, 8 दिन, हो सकता है वो 10 दिन तक उस काम को खींच देगा। किस उम्मीद पर, वो ये सोचेगा भी हो सकता है 8-10 दिन में काम और मिल जाएगा, तब तक मैं अपने 7-8-10 दिन इसी काम में लगा दूँ। यानी कि वो काम 5 दिन का था, लगा रहा है वो, इनकम उसको 5 दिन की होनी है, आय वो 5 दिन में करेगा तो भी उतनी है, 10 दिन में करेगा तो भी उतनी है। तो यानी कि वो अपनी क्षमता से कम काम कर रहा है। वो काम तो वो 5 दिन में कर सकता था। ऐसे शहरों के अंदर हजारों ये कारीगर हैं, काम करते हैं। यानी कि ये परछन बेरोजगारी है। वो 5 दिन का काम 10 दिन में कर रहे हैं, यानी कि छिपी बेरोजगारी है ये। गांव में ये कहता है, जैसे कल बताया मैंने भी, एक किसान के पास 2 हेक्टेयर ज़मीन है, घर के 5 सदस्य लगे हुए हैं, सारे खेती में काम कर रहे हैं। अगर उन 5 में से हम 2 निकाल भी दें तो पीछे बचे हमारे 3 लगे तो भी पैदावार उतनी। पहले 5 थे, पैदावार मान लो 10 क्विंटल, अब 3 लगाए तो भी पैदावार 10 क्विंटल। यानी कि फिर 2 तो क्या थे, 2 तो छुपे हुए बेरोजगार थे। अब 5 काम कर रहे थे तो हम उनको बेरोजगार नहीं कह सकते, लेकिन जब हमने 2 कम किए तो उत्पादन तो उतना ही हुआ। तो इसका मतलब वो 2 तो छिपे हुए बेरोजगार थे। उनके पास कोई बेहतर अवसर नहीं है, इसलिए उनके पास और काम नहीं है, तो वो भी खेत में लगे हुए हैं। तो कृषि के अंदर इस प्रकार की बेरोजगारी गाँव में पाई जाती है। खुली तथा परछन बेरोजगारी में क्या अंतर है? खुली बेरोजगारी तो मैंने आपको ये बताया था, भी कोई व्यक्ति काम करना चाहता है और बेकार बैठा है, उसको काम नहीं मिल रहा है, यानी कि खाली बैठा है, सामने दिखाई दे रहा है, वो तक खुली बेरोजगारी। परछन में कि वो काम करता हुआ तो दिखाई दे रहा है, वही कृषि वाला, लेकिन क्षमता से कम काम कर रहा है। तो काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, बेरोजगार दिखाई हमें देखने में नहीं आएगा, लेकिन वास्तव में बेरोजगार है, तो वो परछन बेरोजगार, छुपी हुई बेरोजगारी है। खुली बेरोजगारी शहरों में है, शहरों में काम नहीं मिलता तो मजदूर खाली बैठे रहते हैं। गांव में तो क्या है, घर में 5 व्यक्ति है, वो भी खेत में काम कर रहे हैं, 3 है खेत में काम कर रहे हैं। यानी कि उनको ये नहीं पता है कि अगर आप 3 करोगे तो भी उत्पादन उतना होना है, 5 करो। हाँ, वो खाली हैं, खाली वो रहना नहीं चाहते, तो वो 5 है तो 5 खेतों में काम करना शुरू कर दिया उन्होंने। तो गांव में परछन बेरोजगारी है। अगर उनमें से हम 1-2 हटा भी दें ना, तो भी उत्पादन पर अंतर नहीं आएगा। तो गांव में पाई जाती है परछन बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी शहरों के अंदर पाई जाती है। उसके बाद भारत में सेवा क्षेत्र में कौन से लोग नियोजित हैं? सेवा क्षेत्र में कौन से लोग लगे हुए हैं? 2 प्रकार के लोग लगे हुए हैं सेवा क्षेत्र में। एक तो अत्यंत कुशल, एक तो जिसको काम करना आता है, टेक्निक है जिसके पास काम करने की। एक जिनकी संख्या सीमित है, जिनकी संख्या सीमित है, जिससे कि छोटी दुकानें, मरम्मत कार्य, यहाँ पर लोग ज़्यादा लगे हुए हैं। भाई एक बैंक है, बैंक में मुख्य कर्मचारी हैं, मेन कर्मचारी जिनको काम करने की टेक्निक आती है, उनको एक तो वेतन भी ज़्यादा मिलता है, लेकिन उनकी संख्या कम होती है। इसके अलावा हम देखेंगे छोटी छोटी दुकानों में, छोटी छोटी फैक्ट्रियों में मज़दूर के रूप में जो काम कर रहे हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको, कि मान लो हमारे घर में कोई मकान बना रहे हैं, कारीगर लगे हुए हैं, तो वहाँ पर देखते हैं 2 प्रकार के कारीगर हैं।
एक तो जो मिस्त्री का काम कर रहा है, वो मिस्त्री का काम क्यों कर रहा है, उसको वो काम करने का टेक्निक है। एक उसके नीचे मज़दूर काम कर रहा है, जिसको ईंट है और आदि उसको पकड़ा रहा है, उसकी मज़दूरी कम है। हम देखते हैं जो मेन कारीगर है ना, वो मेहनत कम, इसको इतनी ताकत की इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, जबकि मज़दूर को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है उस कारीगर की तुलना में, जबकि मज़दूरी ज़्यादा वो लेता है कारीगर। फ़र्क क्या दोनों में? वो कुशल श्रमिक है, उसको काम करने की टेक्निक आती है, और जो उसको ईंट आदि पकड़ा रहा वो अकुशल श्रमिक है। तो देश में अकुशल श्रमिक ज़्यादा हैं, कुशल श्रमिक कम हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का शोषण होता है। तो ये देखा हमने, असंगठित क्षेत्र में वास्तव में श्रमिकों का शोषण होता है। उनको क्यों, शोषण कैसे होता है? उनको कम वेतन मिलता है, ज़्यादा समय तक काम करवाया जाता है, ना मजदूरी अच्छी दी जाती। 1990 से देखा गया संगठित क्षेत्र के बहुत से लोग अपने रोजगार खोले जा रहे हैं। असंगठित क्षेत्र में काम करने को मजदूर हैं, जहाँ उनको कम मजदूरी मिलती है, ज़्यादा समय तक काम करवाया जाता है। वास्तव में असंगठित क्षेत्र में मजदूरों का शोषण होता है। उनको शोषण से बचाने के लिए, क्योंकि वो ऐसा संगठित क्षेत्र में तो जो उद्योग है उनको तो नियमों का पालन करना पड़ता है, तो वो तो वहाँ पर तो श्रमिक को संरक्षण मिलता है। लेकिन असंगठित क्षेत्र के उद्योग नियमों का पालन नहीं करते, वो वेतन कम देते हैं, काम ज़्यादा लेते हैं, छुट्टियाँ नहीं देते हैं, मजदूरी कम देते हैं। तो असंगठित क्षेत्र में वास्तव में ही मजदूरों का शोषण होता है। तो यहाँ तक आपको ये काम करना है। और इसके बाद में आपके लिखने का काम है, वो है क्वेश्चन नंबर 11, खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी में अंतर बताओ। ये आपका राइटिंग का काम है। धन्यवाद। आज का काम